ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण की इस संदेश। यही है कि अभी तक आपने अगर अपना टीकाकरण नहीं कराया है या वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप इसे जल्द से जल्द करवा लें। श्रोताओं, जहां एक और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड के 10,000 नए मामले सामने भी आए हैं। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलेटिव मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर राकेश का लंबा अनुभव रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके 260 से भी ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मेडिकल बुक्स में भी उनके 20 चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर राकेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो जी, डॉक्टर राकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? श्रोताओ, आप भी डॉक्टर राकेश से जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारे जो स्टूडियो में सवाल पूछने की। और आपको बता दें कि देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम तक 67,25,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। और इस बीच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश, नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर राकेश की 116 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोज देश में लगाई जा चुकी हैं। तो सबसे पहले आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, उनकी सभी शंकाओं और भ्रांतियों को दूर किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राकेश? आई थिंक इसका श्रेय सभी लोगों को जाना चाहिए। पूरा एक टीम अप्रोच था। जब वैक्सीन शुरू हुआ था तो कुछ उस टाइम कुछ भ्रांतियां थी, कुछ डर था, लेकिन जिस तरह से सभी लोग आगे आके वैक्सीन लगवा रहे हैं और जिस स्पीड से पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन लगा रहा है, एक सराहनीय कदम है। और सभी का इसका कोटि कोटि धन्यवाद। बिकॉज
हर एक नागरिक अगर वैक्सीन लगवाएगा तो सिर्फ वो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहा है, बल्कि एक कम्युनिटी के अंदर भी एक जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं उसमें मददगार साबित हो रहा है. So I think congratulations to everybody that we are moving ahead with such a large scale of vaccination. I think this is one of the best in the world. जी. और डॉक्टर राकेश, आपका ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है. सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर के लक्षण क्या हैं और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर राकेश अगर हम देखें तो आमतौर पर काफी देर हो जाती है और जब हमें जिस स्टेज पे पता चलता है तो बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं होता. तो एक आम आदमी के अंदर किस तरीके के लक्षण आ सकते हैं? आई थिंक काफी अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम अपने लक्षण को खुद पहचान पाए और उसको अगर हम अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं तो तकरीबन सभी कैंसर्स क्यूरेबल होते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जा सकता है. लेकिन हमें उसे पहचानना जल्दी होगा, इनिशियल स्टेज पे होगा. जैसे हम बात करें कि कैंसर्स के अंदर अगर लंग कैंसर्स की बात है तो कभी कभी उल्टी के अंदर खून आना, सांस की तकलीफ होना, या शरीर के अंदर कभी छोटी सी कोई गांठ बन गई है जो कि अपने आप हील नहीं हो रही है. कैंसर का जो गांठ होता है वो हमेशा जरूरी नहीं कि दर्द करता है. काफी कैंसर की गांठें दर्द रहित भी होती हैं. तो वैसी गांठें अगर होती हैं तो उसको हम इग्नोर ना करें. इसी तरह से हमारे पेशाब के अंदर, लैट्रिन के अंदर अगर बलगम खून आ रहा है तो वो भी एक दर्शाता है कि इसकी जांच होनी आवश्यक है. इसी तरह से अगर हम बात करें कि खांसी अगर लंबे समय तक रहती है, यूजली देखा कि अगर हमें जैसे आजकल थोड़ा सीजन चल रहा है वायरल फीवर का, तो खांसी अगर होती है तो वो 2-4 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती है, या एंटीबायोटिक लेते हैं तो ठीक हो जाती है 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में. अगर खांसी हमारी 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, टीबी भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, तो उसमें जरूरी आपको दोनों का इलाज अर्ली स्टेज में संभव है. तो इस तरह का जो कुछ भी सिम्टम्स हैं जो कि परसिस्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, अमूमन हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाने चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी जांच कराना जरूरी होता है. इसी तरह से जो व्यक्ति गुटखा, पान, सिगरेट, स्मोकिंग कर रहे हैं उनको ये रिस्क रहता है. तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का, जहां हमें पता है कि वो कैंसर कॉज करने के लिए एक मेजर इंसाइटिंग फैक्टर है, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसे सिम्टम्स को. और अगर जैसे ही सिम्टम्स शुरू होते हैं तो अपने किसी भी चिकित्सक को दिखाएं और वो उसके अनुसार आपका आगे की जो भी फेजेस रहेंगे कि इमेजिंग कराना है या बायोप्सी कराना है, तो उसके हिसाब से हम उसको आगे ले जा सकते हैं. जी बिल्कुल. जैसा कि डॉक्टर राकेश आपने इमेजिंग बोला, या और क्या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर ये मतलब कैंसर की पुष्टि करता है जो टेस्ट? आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है ये, क्योंकि मैं दोनों चीजें यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे पास डायग्नोस्टिक बहुत सारी चीजें होती हैं. हर कैंसर के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग अलग अलग तरह की होती है. काफी अभी सुनने को मिला है कि फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी इमेजिंग, इस तरह के कुछ कंसेप्ट आने शुरू हुए हैं कैंसर्स को डायग्नोस करने के लिए. तो ये वाली पद्धति ठीक नहीं है. ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जिससे अगर हम सोचें कि अगर एवरी ईयरली हम वो पूरा ऊपर से बॉडी का नीचे तक पूरा सीटी स्कैन या एमआरआई करा लें तो हमें वो कंफर्म हो जाएगा कि कैंसर है कि नहीं है. तो इस तरह की मोडालिटीज अपने आप नहीं करानी चाहिए. यहाँ पर जो सही तरीका रहेगा कि अगर आपको सिम्टम्स है या अगर फैमिली में आपको बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है कैंसर्स की और आपको डाउट लगता है कि आपको अपनी जांच करानी चाहिए, तो आप अपने चिकित्सक को दिखाएं. वो आपको एक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर अगर डाउट लगेगा तो फिर उसके हिसाब से हम कुछ चीजें करते हैं. जैसे अगर कोई गांठ है तो उसे हम बायोप्सी भी लेते हैं. पेट के अंदर है या लंग्स के अंदर है तो हो सकता है दूरबीन से हम उस टुकड़े की जांच लें. और उसके बाद सीटी स्कैन कराना है कि एमआरआई कराना है, उसके बाद की वो जांच रहेगी, या अल्ट्रासाउंड कराना है उसकी वो जांच रहती है. जी डॉक्टर राकेश जी, आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होने की बात. तो क्या ये ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? और दूसरा, बायोप्सी एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो हम अपने आसपास सुनते रहते हैं जब भी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है या उसके अंदर ऐसा शक होता है कि कैंसर है. तो ये टेस्ट क्या है, इन 2 चीजों के बारे में?
बिल्कुल। जहाँ तक हमें पता है कि काफी कैंसर जेनेटिक होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम जीन्स हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाता है और ऐसे व्यक्तियों को चांसेस रहते हैं कि परिवार के अंदर जैसे भाई बहन या बच्चों के अंदर वो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कैंसर होने के लिए। तो इसीलिए जब इस तरह के पेशेंट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उसमें जो अगर वो जेनेटिक फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हम कई बार वो बायोप्सी करके अभी उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वहां से हमें आइडिया लग जाता है कि जेनेटिक रिलेशंस है इन कैंसर्स का, लंग कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है। तो उस कंडीशन के अंदर जब कोई व्यक्ति उस परिवार से कैंसर से ग्रसित होता है तो यूजली काउंसलिंग की, फैमिली काउंसलिंग किया जाता है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के हिसाब से, कि सब परिवार वालों को बताया जाता है कि आप भी अपने सिम्टम्स को अर्ली पहचाने, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि जेनेटिक एक रिलेशन तो है जो बॉडी के अंदर चेंज हुआ और परिवार के अंदर वो जीन्स माँ बाप से बच्चों के अंदर और फिर ऐसी जनरेशन में चलता रहता है। तो इसलिए उसको पहचानना जरूरी होता है। इसीलिए फैमिली काउंसलिंग, जिनके परिवार में ऐसे कैंसर से हैं, वो अपना प्रिवेंटिव काउंसलिंग करा सकते हैं कि उनको समय पे जांच करते रहे। जी। दूसरा इसी में रहता है, जैसे हम कुछ चीजें होती हैं कि इमेजिंग, मैंने कहा कि रूटीनली ऐसा नहीं है कि हम ईयरली कराएं, बट कुछ चीज ऐसी है जो हम कुछ कर सकते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको भी बताए, लेकिन जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, तो जिन परिवार में थोड़ा सा भी शक लगता है तो अपना रूटीनली एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। शरीर में कोई गांठ है तो उसको चिकित्सक को दिखाएं, ब्रेस्ट में कोई गांठ लगती है चिकित्सक को दिखाएं वहां पर। तो इस तरह एक सेल्फ एग्जामिनेशन बॉडी का भी करना जरूरी है कि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। जी। अब बायोप्सी आपने जैसे बोला, जब भी हमारे शरीर के अंदर गांठ होती है तो कोई गांठ वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि मच्छर भी काट जाता है तो कुछ चीज के लिए वहाँ थोड़ी सी गांठ सी बन जाती है। अब हमें वो डिफरेंशिएट करना होता है कि वो इन्फेक्शन वाली गांठ है या एक थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुआ था जो स्वतः ठीक हो जाएगा आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर, या वो कैंसर वाली गांठ है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक छोटी सी सुई से उस टुकड़े की एक जांच ले लेते हैं। अगर वो बॉडी के ऊपर है तो स्किन के थ्रू ले लेते हैं, बॉडी के अंदर है तो हम दूरबीन डाल के भी लेते हैं उसको, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह के सेल्स हैं। वो हमें पता चल जाता है कि वो कैंसर के सेल्स हैं कि नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स है तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, अब कैंसर के सेल्स है तो उसका हम फिर उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और डॉक्टर राकेश, एक कीमोथेरेपी एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ होता है ऐसा, और एक आम लोग भी कीमोथेरेपी को लेकर बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम कैंसर की बात करते हैं, अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेज पे पहचान लें तो तकरीबन 80% ये जो कैंसर है पूर्णतः बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ठीक होने के हमारे पास उसमें 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो हम सर्जरी करके उस कैंसर को निकाल दें, या फिर कुछ दवाइयां दें जो ट्यूमर सेल्स को मार देती हैं, उनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। और आजकल कुछ नई ट्रीटमेंट्स भी आ गई है, मेडिसिन, जिनको इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कुछ किरणें दी जाती है उस कैंसर की जगह को, कि वो कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है। कुछ कैंसर्स के लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज करते हैं कि पहले कीमोथेरेपी दिया, रेडिएशन थेरेपी दिया, फिर ट्यूमर थोड़ा छोटा हो गया तो सर्जरी भी कर दिया उसका, या पहले सर्जरी किया उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ पर है, किस तरह का कैंसर है, और उसका जब सर्जरी करते हैं क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से ये 3 जो थेरेपीज मैंने आपको कैंसर की बताई, इसको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं या काफी जगह हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो इससे जितने भी कैंसर के सेल्स हैं वो मर जाते हैं कीमोथेरेपी से, और रेडिएशन थेरेपी से भी मर जाते हैं। बट थोड़ा बहुत इन दवाइयों का साइड इफेक्ट रहता है, बट वो आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जी। तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं आजकल। जी। डॉक्टर राकेश, ये एक ऐसी बीमारी है कि एक कैंसर, एक कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है कि लाइलाज बीमारी है, और जो हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, आज की डेट में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति क्या है, कितने % लोग ठीक हो पाते हैं और क्या अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होता है? जहाँ तक हम बात करें, आप ये काफी अच्छा एक अहम सवाल है, और इसमें जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज क्लियर है जी। कि अगर हम कोई भी कैंसर को अर्ली स्टेज पे पहचान लेते हैं तो तकरीबन 80% को हम पूरा ठीक कर पाते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें कि जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की,
एक बार जिसको ये बीमारी हो जाती है तो पूर्णतः ठीक नहीं होती है, तो उसमें पेशेंट्स के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं समय के अनुसार। बट कैंसर को अगर हम अर्ली स्टेज पे पहचान लेते हैं तो ठीक हो जाता है। अब यहीं पर एक दिक्कत है कि जो हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आई थिंक आपका माध्यम सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इतने सारे श्रोतागण सुनते हैं उनको, कि अगर हम जो अर्ली सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर ना करें और समय से उसका इलाज करा लें तो वो ठीक हो जाएंगे। बट लेकिन किसी वजह से अगर वो इग्नोर करते हैं सिम्टम्स, या दूर दराज के जो भाई बहन है वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं समय से, इग्नोरेंस की वजह से उनको लगता है कि गांठ नॉर्मल ही होगी, ठीक हो जाएगी अपने आप, ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। वहां पर एक दिक्कत हो जाती है। जब भी ये कैंसर बॉडी में फैल जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उसमें फिर मरीज को बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है, जैसे पेन, दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां शुरू हो जाती है, दौरे पड़ सकते हैं, आंतें रुक सकती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी वजह से भी, इग्नोरेंस की वजह से, या वो लेट हॉस्पिटल पहुंचे, बाई चांस उनका कैंसर फैल गया है, उनको दिक्कतें हो रही है, अभी हमारे पास उपचार की सुविधाएं हैं जिसको हम पैलिएटिव मेडिसिन बोलते हैं, तो इनके सिम्टम्स को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, सो दैट उनका जितना भी समय है अपना वो काम ठीक से करते रहें और उनको बिल्कुल सिम्टम्स फ्री रहे, उनको तकलीफ ना हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसको बोलना चाहता हूँ कि अपने ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें जो कैंसर से रिलेटेड हो सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाएगा तो कैंसर क्योर होने की स्थिति, कंडीशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, जैसा कि डॉक्टर राकेश ने बताया कि अगर आपको किसी भी तरह की अपने शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो तुरंत अपने नजदीक के चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि अगर आपकी किसी भी रोग का अर्ली डिटेक्शन होता है तो आप जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। और डॉक्टर राकेश, हमारे आज के पहले जो कॉलर हैं वो जुड़ गए हमारे साथ। महेश शर्मा जी बड़ौद से हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी महेश जी बताएं। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी और ये मार्केट में कब तक उपलब्ध हो जाएगी? जी डॉक्टर राकेश, पेरेंट्स की सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर है। बिल्कुल आप, और ये सवाल काफी वाजिब भी है। और जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, वैक्सीन, एक वैक्सीन तो ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुकी है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर और दूसरी वैक्सीन पे भी काम चल रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या मे भी कुछ हफ्ते में ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी बच्चों के यूज के लिए भी, और तब तक थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। बट वैक्सीन का जो बच्चों का यूज का जो इनिशियल फेजेस थी टेस्टिंग की, वो तकरीबन पूरी हो गई है और उसको ये मार्केट में रिलीज किया जा सकता है एज इमरजेंसी ड्रग। जैसे कि पहले जब एडल्ट्स के अंदर यूज किया था तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि वैक्सीन फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है तो उसको सावधानी के लिए उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं ताकि उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखें। एडल्ट्स के अंदर कुछ दिक्कत नहीं आई थी, हमने देखा। इतना भी आपने बताया कि 116 करोड़ को तकरीबन लग चुके हैं वैक्सीन की 1 या 2 डोजेस। तो मुझे लगता है कि एक सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है और हमारा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो बच्चों में भी ये ऐसा हमें लगता है कि सुरक्षित ही रहेगा और अभी कुछ दिन या हफ्ते के अंदर ये मार्केट में आ जाएगा। जी, और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का, जहां से संगम कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। संगम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ सर को भी मेरा नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं। जी, तो पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों की जो आपने 24 घंटे काम कर 100 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत आपको भी बधाई। बताइए जी, आज का मेरा ये सवाल है कि जी मैं दोनों डोज वैक्सीन का ले चुका हूँ और कितना मुझे सावधानी बरतनी होगी सर, और क्या बूस्टर डोज की भी बात चल रही है, इसके लिए क्या मतलब कैसे हमें सावधानी बरतनी है? बिल्कुल डॉक्टर राकेश, बूस्टर डोज को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह के लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है? अभी जहाँ तक बात करें, आपने 2 चीज पूछा कि क्या सावधानी रखें और फिर बूस्टर डोज का रखना है कि नहीं।
जहां तक सावधानियां रखनी चाहिए, आई थिंक अभी तो बिल्कुल लाजमी रहेगा, क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन जब लगती है उसका जो बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होता है वो वेरिएबल रहता है सभी व्यक्ति के अंदर। हम 100% नहीं बोल रहे हैं उसको, 80%, 90% तक रहता है, और कुछ लोगों के अंदर एंटीबॉडीज थोड़ी सी कम बनती है। तो सावधानी तो हम सबको रखनी पड़ेगी। सावधानियां जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की बात करते हैं वो सारी सावधानियां हम रखें। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, बूस्टर डोज का अभी अगर हम जो इंडिया के अंदर जो वैक्सीन यूज हो रहा था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसका हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है कि उसमें जरूरत है कि बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी उसके एंगल से बात करें, जब हम बोलते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर पूरी कम्युनिटी के अंदर तकरीबन सभी लोगों को वैक्सीन लग जाता है तो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता उस कम्युनिटी में, क्योंकि उसको ह्यूमन बींग्स के अंदर ही रहना होता है, और सबको अगर वैक्सीन लग गया तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो उसमें बूस्टर डोज की जो जरूरत है वो अपने आप कम हो जाती है। तो मायने ये रहा कि हम जो वैक्सीन है, जो उसकी 2 डोज वैक्सीन है, अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर वो तकरीबन से 80% तक चला जाए तो जो वायरस है वो अपने आप इस कम्युनिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो स्वतः ही मर जाएगा। तो इसलिए बूस्टर डोज की हम अभी उस पर ज्यादा जरूरत नहीं लगती है। अभी जो जरूरत है 2 डोज सभी व्यक्तियों को लगे, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर भी लग जाएगा, बुजुर्गों में तो पहले लग ही चुका है, तो वहाँ हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो जो कि एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा कि हम कोविड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी, और आपने जैसा कि डॉक्टर साहब सावधानी के बारे में भी बात की, और आज WHO ने जो है यूरोप में कोविड जो संक्रमण है इसकी नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता व्यक्त की है, और उन्होंने भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करते रहने की जरूरत पर बल दिया है। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश में मंडला का, जहां से लालू रजत जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। जी लालू जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर जी, मैं मंडला जिले की तहसील निवास से बोल रहा हूँ, लालू रजत जी। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी कि 10 दिसंबर 2013 को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए जी। उसमें क्या है कि हम लोग समझ नहीं पाए कि कैंसर की सिम्टम क्या है। ओके, कैंसर से मृत्यु हुई। जी लालू जी, जैसे आपने बताया ना, आपको कैंसर के सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं। कैंसर किस बॉडी के पार्ट्स में है उसी के हिसाब से सिम्टम्स रहते हैं। अगर मान लो हम फेफड़ों की बात करें तो खांसी रहेगी, या खांसी के साथ बलगम आएगा, उसमें खून आ सकता है, या दर्द हो सकता है छाती में। अगर हम पेट की बात करें तो उल्टी के साथ खून आ सकता है, वहां रुकावट हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये ऑर्गन पे डिपेंड करेगा कि शरीर में किस जगह की कैंसर है। स्किन की बात करें, बोन्स की बात करें तो आपको लगेगा कि वहां बहुत एक हार्ड गांठ शरीर के अंदर बन गई है, जो हो सकता है दर्द ना करे, तो वो जो गांठ है वो एक कैंसर हो सकता है। तो शरीर में किस जगह है उसके हिसाब से सिम्टम्स रहते हैं। तो जो आपने बताया अपने फादर के लिए दुखद बात, तो वो बताना तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि किस तरह से कैंसर उनको हुआ, या क्या किस जगह कैंसर था, तो वो तो हम नहीं बता पाएंगे इस हिस्ट्री के बेसिस पे। लेकिन जो मैंने सिम्टम्स आपको शुरू में बताए, उन सिम्टम्स का ध्यान रखें, और फिर हम बाद में जैसे हमने बोला बायोप्सी करेंगे या एक सीटी स्कैन कर देंगे चिकित्सक की देखरेख में। आप अपने आप मत कराइए सब चीज, चिकित्सक की देखरेख में, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि कैंसर कहाँ का है और किस तरह का है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी, और डॉक्टर राकेश, सबसे कॉमन कौन सा कैंसर है? जैसे आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर्स का जिक्र किया, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन इंडिया में कौन सा है? हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो ओरल कैविटी कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि तंबाकू, पान, गुटखा, इसका चलन काफी ज्यादा है। ओरल कैंसर्स काफी कॉमन है, लंग कैंसर्स काफी कॉमन है, क्योंकि स्मोकिंग वगैरह काफी रहता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि हमें ये जो हैबिट्स हैं, टोबैको चुइंग, गुटखा, पान खाना सुपारी के साथ, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट अपना, क्योंकि इनके बाकी सारे और भी साइड इफेक्ट्स हैं, बट एटलीस्ट कैंसर वाले को तो हम प्रिवेंट कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का, जहां से यामीन भाई रेडियो वाला कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कुछ गांठें हो जाती हैं शरीर में, ये सभी कैंसर की हो जाती हैं या कुछ वैसी भी होती हैं? नहीं, ये जो गांठें हैं उनका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मल होती है जो बॉडी में, अगर आपने देखा हो ना कि जो हम कभी जो लेबरर्स होते हैं, काफी काम करते हैं, तो हाथ में थोड़ी सी मोटी गांठें बन जाती है,
कई बार इन्फेक्शन थोड़ा सा हुआ, चोट लग गई तो उसके बाद भी गांठ बन जाती है और कैंसर किसी वजह से ही बन जाती है। तो जो नॉर्मल गांठें होती है, इन्फेक्शन वगैरह से हुई गांठें, तो अपने आप 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाती है, रिजोल्व हो जाता है, बेटर हो जाता है। बट अगर वो लगता है कि गांठें धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, तो वो कैंसर की गांठ है। तो कैंसर की गांठ जो है वो अपने आप तो ठीक नहीं होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई भी गांठ अगर आपको लगता है शरीर में है, उसके साथ कोई सिम्टम्स है और वो 2-4 दिन में, हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, तो उसकी जांच करानी जरूरी है। क्योंकि कुछ गांठें जैसे टीबी की वजह से भी हो सकती है, तो उसका भी इलाज हमारे पास है। उसका हम अगर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स देंगे 6 मंथ के लिए तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर शरीर में फैल सकता है। तो इसीलिए इन गांठों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब वो कैंसर है कि इन्फेक्शन है कि ट्यूबरकुलोसिस है कि किसी और वजह से है, तो वो चिकित्सक, एक बार इसलिए मैंने बोला कि चिकित्सक को जरूर दिखाएं और वो अपना जो भी जांच करना चाहेंगे हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद वो एक डायग्नोसिस बना पाएंगे, तो फिर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी। और दिल्ली से राजकुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर जी। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर, कोरोना के टाइम पे मेरी मम्मी को ना पेट में बहुत अचानक से दर्द हुआ जी। और कोरोना जैसे बॉम्बे में बहुत फैल रहा था, तो हम अपने नेटिव यूपी में चले गए थे जी। जो काफी रूरल एरिया था। तो एक दिन अचानक से उनको बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ। हमने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाए जी, ने कोई मर्ज पड़ नहीं पाया। तो फिर डॉक्टरों ने बोला, हॉस्पिटल में हम डॉक्टर ने बोला कि स्टोन है। तो बाद में चल है वो, फिर हमें ऑपरेट करने के लिए बोला, हमने ऑपरेट करा दिया जी। और जैसे ही ऑपरेट कराया तो डॉक्टर को बहुत डिफिकल्टी हुई ऑपरेशन में। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका बायोप्सी करा जी। तो बायोप्सी का रिजल्ट काफी 10 दिन लग गए। उसने बताया कि ये गॉल ब्लैडर कैंसर है। तो सर, जैसे कि वो हम मतलब इसका तो कोई सिम्टम हमें पता ही नहीं चला। जी जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम का जो सिचुएशन था। जी बिल्कुल। तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर को इनिशियल स्टेज में कैसे पकड़े? जी, डॉक्टर राकेश बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है इन्होंने। गॉल ब्लैडर का कैंसर था, सिम्टम्स ही नहीं आए, क्या कहेंगे? इसमें रहता है काफी टाइम, जब अगर हम सोचें कि पित्त की थैली में कुछ कैंसर हो गया है उसमें, तो कई बार वो इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है। या लेकिन कई बार क्या भी होता है कि पेट में हल्का सा दर्द हुआ और हमें लगता है कि पेट की जलन की वजह से है, एसिडिटी की वजह से, इसको तो कुछ दवाई ले लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो इस वजह से कई बार कुछ कैंसर हमारे वो इग्नोर हो जाते हैं इस तरह से जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब आपकी मदर को ऐसी दिक्कत हुई तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें भी काफी टाइम एक एक्सपीरियंस अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट तो बता देता है कि हमें डाउट लग रहा है, तो हम फिर उसमें बायोप्सी ले सकते हैं कंफर्म करने के लिए। और उसके बाद अगर जैसे आपने बताया कि पित्त की थैली में पथरी थी, उसके लिए सर्जरी कराया, तो उस सिचुएशन के अंदर भी जब हम पित्त की थैली के लिए पथरी के लिए भी सर्जरी करते हैं, तो उसका बायोप्सी उसी टाइम हो जाता है और उससे भी पता चल जाता है। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि काफी कैंसर्स हमारे ऐसे भी होते हैं कि सिम्टम्स उसका पता नहीं चलता या सिम्टम्स होते नहीं है जी। और वो जब थोड़ा सा फैल जाता है तो तब पता चलता है। जी बिल्कुल। तो इस स्थिति में आप सिम्टम्स कुछ भी इग्नोर नहीं करें। और दूसरा जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है जी, तो आप अपना एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी या फैमिली काउंसलिंग वाले जो सेशंस रहते हैं, जी तो उसके हिसाब से आपका स्क्रीनिंग किया जा सकता है। जी। और डॉक्टर राकेश, आपने ये जो जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राकेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, लोगों को बताया कि वो कैसे स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड सभी श्रोताएं सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवाएं अपने आप को और देश को कंट्रीब्यूट करें। श्रोताओं, आप स्वस्थ खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in